कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम रेशियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। रेशियो सीरीज आपके लिए बहुत बड़ी सीरीज है। इसमें आपको रेशियो, पार्टनरशिप, एज, एलिगेशन ये सारे चैप्टर पढ़ना पड़ेंगे। कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए रेशियो एक बहुत बड़ा एरिया घेरता है। अगर आप कंपटीशन में पूरे नंबर लाना चाहते हैं तो रेशियो को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बिना सवाल नहीं बनेंगे और इसके बिना आप तुक्का भी नहीं लगा पाएंगे। आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको तुक्का लगाना सिखाया था, और तुक्का कैसे लगाया जाता है रेशियो में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा रेशियो के द्वारा। ठीक है, तो रेशियो है क्या? रेशियो है अनुपात और समानुपात। क्या होता है, कैसा होता है, जरा समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे रेशियो कहते कैसे हैं, देखो ए रेशियो बी लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 बिंदी हैं और ये सी अनुपात टी लिखा। तो जो 2 बिंदी हैं इनको आप देख रहे हैं, ये 2, इसे हम बोलते हैं रेशियो। या आप कहो तो अनुपात कहोगे, हाँ या नहीं। और जो 4 बिंदी हैं, ये 4 बिंदियाँ, इसे हम बोलते हैं प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? प्रपोर्शन। इसे बोलते हैं हम हिंदी में समानुपात। इसका मतलब क्या है? जब आप इसे पढ़ोगे तो इन 2 बिंदी का मतलब आपके लिए भाग होगा, या आप कह सकते हो कि ये a बटे b होगा। ये 4 बिंदी आपके लिए समानुपात यानी कि बराबर का काम करेंगी, और ये आपके लिए C रेशियो D होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो चैप्टर का नाम है रेशियो प्रपोर्शन। इसमें हम बेसिकली रेशियो, उसकी प्रॉपर्टीज, उनके साथ क्या हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कितना गुणा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, सारी चीज़ें करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं हर एग्जाम में, आपको 3 से 4 सवाल जरूर मिलेंगे इसके। देखिए और समझिए, मेरे साथ बने रहिए। देखो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अगर कहीं पर 3/2 लिखा हुआ है, या मैं कहूँ कि 3:2 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इसमें ऊपर और नीचे दोनों में 2 का गुणा कर दूं, क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा सर, ये 6/4 हो जाएगा। अगर काटोगे तो जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाओगे। तो क्या समझ में आया? रेशियो में गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अनुपात में आप किसी संख्या का गुणा करते हैं, पूरे में, केवल एक में नहीं, पूरे में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/2, आपने कहा सर इसमें भी 0 बढ़ा दो, इसमें भी 0 बढ़ा दो, तो क्या होगा? सर 10 से सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3/2 आएगा, यानी कि 0 बढ़ाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आप रेशियो में किसी संख्या का भाग देंगे तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि रेशियो के अनुपात में या अनुपात में आप किसी का गुणा करें, भाग दें या 0 बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता क्या है रेशियो? लिखा कैसे मिलेगा, कैसे सवाल आएंगे? शुरू से बेसिक से लेके पूरे एडवांस सीजीएल मेंस तक के सवाल मैं सभी आपको करवाऊंगा। आप मेरे साथ रहें, देखें और समझें। जैसे मैं आपको पहला सवाल देता हूँ, जरा आप इसको समझिए क्या कह रहा है सवाल। और ये एक बार क्या कह रहा है? कह रहा है A रेशियो B बराबर है 5:9 के और B रेशियो C बराबर है 6:11 के, तो आपको A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू चाहिए। देखो, करने के बहुत सारे तरीके हैं, हमारा उद्देश्य है सही आंसर लाना, जल्दी आ जाए, एक्यूरेट आए, यही तरीका है सही सवाल करने का। आप किसी लंबे पैटर्न से गए, पूरा सवाल किया, आंसर आ गया, फिर समस्या क्या होगी? समस्या होगी समय की, क्योंकि समय के अंदर नहीं कर पाए तो उस सवाल को करने का कोई मतलब नहीं है। देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पहला तरीका मैं आपको देता हूं। पहला तरीका, आपके पास लिखा हुआ है A रेशियो B बराबर है आपके पास 5:9 के, और B रेशियो C बराबर है आपके 6:11 के। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और आपको जो निकालना है वो निकालना है ABC। क्या निकालना है? ABC। तो ABC कैसे निकालेंगे? ABC निकालने का तरीका ये है, पहला इसमें इस तरीके में कि आप इसको जिगजैग पैटर्न लगा लीजिए। जिगजैग पैटर्न क्या होता है? आप क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका 30 आएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका 54 आएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका 99 आएगा। क्या ये किसी संख्या से सिंप्लीफाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 3 से कट रहे हैं तो मैंने कहा 3 धाम 30, 3 से ये 18 बार
और 3 से ये 33 बार, तो आपकी जो ABC की वैल्यू आती है वो 10:18:33 आती है। लेकिन ये तरीका मुझे कहीं ना कहीं बड़ा लगता है या लंबा लगता है, और मुझे नहीं लगता कि इस तरीके को आप अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि A:B:C तक ठीक है, चलो D पे भी ठीक है, आगे अगर E और F आ गए तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे आप। एक तरीका और हो सकता है, मेरी बात को समझना, एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसे में लिख के जिगजैग लगा लो। आपने कहा सर एक ही, अच्छा इस तरीके में क्या होता है, इस तरीके में आपको करना ये है कि जो 2 बार है वो बीच में आएगा, जो 2 बार है वो बीच में आएगा। आपने कहा सर A और B इसमें भी है और B और C इसमें है, तो B इसमें भी है और B इसमें भी है, तो जो 2 बार है वो बीच में आएगा। तो मैंने कहा A की वैल्यू मेरे पास 5 है और B की वैल्यू मेरे पास 9 है, और फिर से B की वैल्यू मेरे पास 6 है और C की वैल्यू मेरे पास 11 है। इसमें आपका जिगजैग लग सकता है, जिगजैग कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, तरीका वही है, थोड़ा सा बिगड़ गया है, रूप बदल दिया है उसका और कुछ भी नहीं है। तो आपने कहा सर 5 6 का 30 आएगा, 9 6 54 आएगा और 11 9 99 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे वही 3 से 10 18 और 33। लेकिन ये जिगजैग वाले तरीके में कमी क्या है कि ABC तक तो काम करता है, C और D पे दिक्कत आने लगती है, और E और F आ गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी, तो तरीका ये बेकार हो जाएगा। अब अगर लगा भी दोगे तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि और ज़्यादा समस्या होंगी। तो मेरी बात को समझो, आप सिंपल वे में इसको समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक तरीका और भी दूंगा आपको, बहुत शानदार तरीका, 1 सेकंड में सवाल होता है। जैसे मैंने कहा कि जो 2 बार है उसे आप बीच में रख लीजिए, जो 2 बार है उसे आप बीच में रख लीजिए। ये बात याद रखना कि जो 2 बार है वही बीच में आएगा। तो A की वैल्यू आपके पास 5 है और B की वैल्यू आपके पास इस वाले में 9 है। अच्छा, फिर से B की वैल्यू आपके पास 6 है और C की वैल्यू आपके पास 11 है। अब जब आप गौर करेंगे तो क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में ये जगह खाली है और इस लाइन में ये जगह खाली है। अब खाली जगह पर क्या होगा, आप एक बात सोचो, आपका कहीं पर मकान पड़ा हुआ है, जमीन पड़ी हुई है कहीं पर, और आप उसको सालों तक देखने मत जाओ, तो क्या होगा, उस जगह का जो पड़ोसी होगा वो उस पर धीरे धीरे कब्जा करने लगेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि इसका पड़ोसी जो है वो 9 है, तो इस जगह पर ये इसका पड़ोसी 9 कब्जा कर लेगा, और इसका जो पड़ोसी है वो 6 है, तो इस पर 6 कब्जा कर लेगा। अब आप करोगे क्या, आपने कहा सर ये 30 आएगा, ये 54 आएगा और ये 99 आएगा। कट सकता है, बिल्कुल कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा 10 बार, 3 से कटेगा 18 बार और 3 से कटेगा 33 बार। ये एक तरीका हो सकता है। फिर भी समझो, आप इसमें क्या है कि लंबे लंबे गुणा करना पड़ेंगे आपको, गुणा बड़े, और जितने ज़्यादा गुणा बड़े होंगे उतनी ज़्यादा हमें तकलीफ होने लगेगी, हमें परेशानी होने लगेगी। तो इस समस्या से बचने का एक रास्ता और देता हूं मैं आपको, इस समस्या से बचने का कि ज़्यादा पहाड़े ना पड़ना पड़े, ज़्यादा गुणा हमें ना करना पड़े। फिर से समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 2 बार उसे बीच में रखा वो पैटर्न वही है। आपने कहा A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 9 है, और फिर से B की वैल्यू 6 है और C की वैल्यू 11 है। ठीक है, मैंने कहा खाली जगह पड़ोसी कब्जा कर लेगा, तो भाई यहाँ पर 9 आ गया और यहाँ पर आपका 6 आ गया। अब गौर कीजिए, ये A की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये B की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये C की, या ऐसे कहोगे A का घर है, ये A का घर है, ये B का घर है और ये C का घर है। क्या है कि इसमें 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 सबके पास कोई ना कोई संख्या ऐसी है जो 3 से सिंप्लीफाई हो रही है। 3 से वो किसी संख्या से अगर सब कट रहे हैं तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, किसी एक को ही काटना, आपने इसमें काट दिया, अब इसको मत काट देना। 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, पता पड़ेगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 कर दो, ऐसा नहीं, एक बार में एक घर से एक ही संख्या काटनी है। ठीक है, अब आपके लिए कट लीजिए, अब आप गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, 9 3 6 18 और 11 तिया 33, ये आपके लिए ABC की वैल्यू आ गई। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जब बड़े बड़े गुणा होंगे और जब वो कट जाएंगे तो हमें गुणा छोटे करने पड़ेंगे, मल्टीपल छोटे होंगे, और मल्टीपल जितने ज़्यादा छोटे होंगे आंसर उतनी सहजता से, उतनी आसानी से निकाल पाएंगे हम लोग। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, एक तरीका और हो सकता है, क्या हो सकता है, सुनो मेरी बात को समझना, समझने का प्रयास करना, मैं कहना क्या चाहता हूं। जरा आप इसको देखिए, सवाल को फिर से मैं समझा देता हूं, अलग से लिख देता हूं आपके लिए। आपके पास A/B और B/C,
आपके पास जो ए और बी की वैल्यू है वो 5:9 है, और बी और सी की रेशियो जो है वो 6:11 है। अब गौर कीजिए कि इसमें बी कितना है 9 और इसमें बी कितना है 6। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि बी कहीं तो 9 है और कहीं 6 है? कहीं पर तो वो 9 है और कहीं पर 6। अगर कोई व्यक्ति है तो सब जगह एक से ही होना चाहिए, जैसा एक जगह पे वैसे ही दूसरा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो बी कह रहा है कि 9 है और यहाँ पे भी कह रहा है 6, तो हम क्या करेंगे, बी को बराबर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? बी को बराबर कर लेंगे। अब बी को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे बी कितना है 6 और यहाँ पर बी कितना है 9। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो ये 18 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा कर दूं तो भी 18 हो जाएगा। अब मेरा बी दोनों जगह पे 18 है, यहाँ भी 18 है और यहाँ भी। अभी मैंने कहा था कि अनुपात में गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीरो बढ़ाने का फर्क नहीं पड़ता है और भाग देने का भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर समझिए, ये आपके लिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एबीसी। तो आपके लिए यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलती है 10 निकलती है, बी की वैल्यू क्या निकलती है 18 निकलती है। अब बी की वैल्यू यहाँ भी 18 है, बी की वैल्यू यहाँ 18 है, तो एक ही बार तो लोगे, हमारा उद्देश्य था बराबर करना, बराबर हो गया। अच्छा, सी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी की वैल्यू निकलेगी 33। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है एबीसी के लिए कि जिसकी प्रॉपर्टी 2 बार दी है आप उसे बराबर कर लीजिए, बड़ी सहजता से आपका आंसर निकल आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? समझिए। फिर से एक और सवाल देखते हैं हम लोग। आज हम लोग इस चैप्टर का केवल बेसिक ही करेंगे, क्योंकि अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो ये चैप्टर आगे बढ़ेगा ही नहीं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे नए पुराने सीजीएल में आए हुए, विगत एग्जाम में आए हुए, अभी हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें आए हुए सवाल, सभी तरह के सवाल करेंगे। जरा सवाल को देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर है 7:9 के और बी अनुपात सी बराबर है 5:7 के। आपको ए और सी की वैल्यू देखनी है। अच्छा, निकालना क्या है आपको, एबीसी निकालना है क्या? नहीं। अगर एबीसी नहीं निकालना तो फिर बी को क्यों निकाल रहे हैं फालतू में? जब ए और सी ही निकालना है तो केवल ए और सी निकालो। देखो, समझो बात को। अभी मैंने कहा कि यूनिवर्सल तरीका वही है जो खाली जगह पड़ोसी घेर ले। वो कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी टिपिकल सवाल हो, सब पे काम करेगा। तो वो तरीका एक अच्छा तरीका है। मैंने कहा ए बी और सी, जो 2 बार है उसे हमने बीच में लिख लिया। ठीक है बेटा। अब ए की वैल्यू आपके पास 7 है और बी की वैल्यू आपके पास 9 है और फिर से बी की वैल्यू आपके पास 5 है और सी की वैल्यू आपके पास 7 है। क्या मेरी बात समझ पाए? खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा। तो इसका पड़ोसी कौन है 9, इसने कब्जा कर लिया। इसका पड़ोसी कौन है 5, इसने कब्जा कर लिया। मुझे निकालना क्या है, मुझे ए और सी निकालना। जब मुझे ए और सी निकालना है तो मैं बी निकालूं क्यों, जरूरत क्या है? तो आपने कहा सर ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू जो आती है वो आती है 35 और सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 63। मुझे बी की जरूरत है ही नहीं। तो मेरे जो ए और सी की वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है 35:63। अब क्या ये सिंप्लीफाई किसी से हो सकता है? बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है। मैं 7 से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 7 पंजे 35 और 7 नाम 63। आपके लिए जो आंसर होगा वो 5:9 होगा। अनुपात को कभी भी बड़े रूप में नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी सवाल को सॉर्ट आउट किया, सॉल्यूशन किया और 4:1 लिख के छोड़े उसे 2 आ गया आपका आंसर और आपने यहाँ छोड़ दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है, इसको सिंप्लीफाई जरूर करना है और यहीं पर यही करना है। क्यों? क्योंकि रेशियो जो होता है किन्हीं भी संख्याओं का सबसे छोटा रूप होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ये समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से देखिए मेरी बात को, समझिए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो, एक और सवाल है हमारे पास। इसमें उसने क्या पूछा है आपसे? इसमें उसने आपसे पूछा है ए रेशियो सी। सवाल देखिए, देखिए ए रेशियो बी है आपके पास 3:2 के और बी रेशियो सी है आपके पास 5:7 के और आपको ए रेशियो सी निकालना है। तो अभी मैंने कहा जितना पूछा गया है उतना ही करो, जरूरत क्या है आपको नया करने की। देखो, मैंने आपसे कहा कि ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लीजिए। जो 2 बार है वो बीच में आएगा। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या निकलती है 3 निकलती है और बी की वैल्यू क्या निकलती है 2 निकलती है और फिर से आपके पास बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है। तो मैंने आपसे कहा खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा। जैसे इस लाइन में आप देख रहे हैं तो क्या लिखा है, इसका पड़ोसी ये होगा। इस लाइन देखेंगे तो इसका पड़ोसी ये होगा। आपसे कितना पूछा गया है? आपसे पूछा गया है ए और सी। अगर ए और सी पूछा गया है तो हम ए और सी ही निकालेंगे केवल। तो हमारे लिए ए कितना आता है 15 और सी कितना आता है 14 और मेरे लिए ए रेशियो की सी की वैल्यू आती है वो 15:14 आती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो, अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
मैं आपको कांस्टेबल से लेके सीजीएल मेंस तक के सभी तरह के सवाल करवाऊंगा। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको मैथ में नहीं पता होगा। साथ बने रहिए, देखते रहिए और समझते रहिए। देखें सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है W/1 और W/2 का जो रेशियो है वो 2/3 है और W1 W3 का जो रेशियो है वो 1/2 है। आपको W2 और W3 निकालना है। अभी मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो दो बार है वो बीच में आएगा। इसमें आपको W1 यहाँ भी है और W1 यहाँ भी है। जो दो बार है वो बीच में आएगा। अगर आपने ऐसा नहीं समझा तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। जैसे आपने कहा तो आप चाहे W1 W2 को पहले रख लीजिए। क्यों? हमें W1 तो बीच में रखना पड़ेगा, हाँ या नहीं? तो W2 W1 और W3, तो मैंने W2 पहले रखा तो W2 की वैल्यू रखूंगा। W2 की वैल्यू क्या मेरे पास 3 है। W1 की वैल्यू क्या है 2 है। बात समझ में आई? अच्छा फिर से W1 की वैल्यू क्या है 1 है और W3 की वैल्यू क्या है 2 है। मैंने आपसे कहा खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा, तो इसका पड़ोसी कौन होगा 2 होगा, इसका पड़ोसी कौन होगा 1 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आपसे पूछा क्या है W2 और W3, तो W2 पूछा तो सीधे W2 निकालिए जो आपका 3 आएगा और W3 क्या आएगा आपके लिए 4 आएगा। आपसे पूछा है W2 W3 का जो रेशियो आएगा वो 3/4 आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? देखें और समझें, ठीक है। अच्छा फिर से देखें, अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कितना भी बड़ा सवाल हो, कितना भी कठिन सवाल हो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखें और समझें फिर से। अच्छा हम लोग ये जो पड़ोसी घेरने वाला पैटर्न अपना रहे हैं, अपना क्यों रहे हैं? हम इसलिए अपना रहे हैं कि जो दो बार वैल्यू दी गई है उसकी दोनों बार प्रॉपर्टीज अलग अलग है। अगर पहले से ही दो बार प्रॉपर्टी एक सी हैं तो हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपके पास ये सवाल है, इसमें A की वैल्यू 3 है और B की वैल्यू 4 है। यहाँ B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 7 है। अच्छा B यहाँ भी 4 है और B यहाँ भी 4 है। जब पहले से ही दोनों बार बराबर है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास A की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी, B की वैल्यू यहाँ से लो या यहाँ से लो 4 ही होगी और C की वैल्यू 7 होगी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है A + B + C/C। तो A की वैल्यू तो आपको पैसे दिख रही है 3 है, ये 3 है। B की वैल्यू आप यहाँ से लो या यहाँ से लो बराबर ही आएगी और C की वैल्यू आपके लिए 7 है और बाई 7, तो 7 7 14 हो गए, ठीक है ना। और 14/7 आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। फिर से समझिए, अगर पहले से ही कोई प्रॉपर्टी बराबर दी गई है तो फिर उसको बराबर करने की जरूरत नहीं है या पूरा पैटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग? फिर से देखें सवाल को एक और। देखो इस सवाल क्या कह रहा है सवाल। इसको आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है उसको समझिए। हमारा उद्देश्य जो 2 बार दिया गया है उसको बराबर करना। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है? इसमें आपसे कह रहा है 2A बराबर है 3B के और 4B बराबर है 5C के। आपको जो रेशियो निकालनी है वो A/C की निकालनी है, ठीक है ना। तो बात को समझो, आपके लिए 2A बराबर है 3B के और 4B बराबर है 5C के। नहीं, तो मैंने कहा अगर मैं इसके A के बटे में B को ले आऊं तो क्या होगा? 3 तो अपनी जगह पे, 2 कहां जाएगा? नीचे जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं B के बटे में C को ले आया तो क्या होगा? 5/4 हो जाएगा। यही तो उद्देश्य हमारा। अब या तो आप वो पड़ोसी घेरने वाला तरीका लगाओ, आपको निकालना क्या है? आपको AC निकालना है, A/C निकालना है। मेरी बात को समझो, पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास B की प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है? 2 है और B की प्रॉपर्टी यहाँ पे कितनी है? 5 है। जो 2 बार है वो बीच में रखोगे, क्यों रख रहे हो? जरूरत क्या है? यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना है? 5 है। अगर मैं बराबर करना चाहूँ तो एक काम करते हैं ना कि हम इसमें 5 का गुणा कर देते हैं दोनों में ऊपर नीचे, ये 10 हो जाएगा, और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, ये भी 10 हो जाएगा। अब B यहाँ पर भी 10 है और B यहाँ पर भी 10 है, मेरा B बराबर हो गया। अगर B बराबर हो गया तो हमारा उद्देश्य जो था वो पूरा हो गया। तो मुझे चाहिए A की वैल्यू। A की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? 15 आएगी और मुझे चाहिए C की वैल्यू क्या आएगी? मेरे पास 8 आएगी। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 5/8 नॉर्मली आ जाएगा, 15/8
नॉर्मली आ जाएगा। आप पूरा सवाल करोगे फालतू में समय खराब करोगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो साथ में बने रहिए और सवाल लगाते रहिए। देखें फिर से इस सवाल को समझिए, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार जेल प्लस में आ चुका है। समझो क्या कह रहा है सवाल। देखो आपके पास सवाल है 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z बराबर है 2:3:5। वो आपको वैल्यू क्या चाहिए? x रेशियो y रेशियो z की। मेरी बात समझ रहे हैं? तो फिर से समझो, एक अगर आप बेस पर जाएं, बेस पर, तो मैं कह रहा हूं कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5। तो आपको यहां से क्या मिलता है? आपने कहा सर 1/x बराबर होगा 2 के, 1/y बराबर होगा 3 के और 1/z बराबर होगा 5 के। जब आप x को ऊपर भेजेंगे 2 नीचे आएगा तो आपके लिए जो x की वैल्यू आएगी वो 1/2 आएगी। या मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, x की वैल्यू आपके लिए 1/2 आएगी, y की वैल्यू आपके लिए 1/3 आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? y ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। और ऐसे ही z की वैल्यू आपके लिए 1/5 आएगी। अब अनुपात, दो चीजें ध्यान रखना, अनुपात कभी भी बटे में, रेशियो कभी भी बटे में और दशमलव में नहीं हो सकता। अगर है तो हमें उसे बराबर करना पड़ेगा। तो आप बराबर करने के बहुत सारे तरीके हैं, बराबर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सबका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे उससे कर सकते हो। एक तरीका ये कहता है कि अपॉन में कितना है 2, अपॉन में कितना है 3, अपॉन में कितना है 5। एक ऐसी संख्या अपने मन से सोच लो जो 2, 3 और 5 तीनों से डिवाइड हो जाए या तीनों से कट जाए। 2, 3 और 5 तीनों से कट जाए तो आपने कहा सर 30 ले लेते हैं, 30 2 से भी कट जाएगा, 30 3 से भी कट जाएगा और 30 5 से भी कट जाएगा। तो मैंने क्या किया कि इसमें भी 30 का गुणा कर दिया, इसमें भी 30 का गुणा कर दिया और इसमें भी 30 का गुणा कर दिया। ऐसा करने पर इसका रेशियो निकलता है 15, इसका रेशियो निकलता है 10 और इसका रेशियो निकलता है 6 और यही आपका आंसर होगा। ये एक तरीका अच्छा है, पार्टनरशिप में बहुत काम आएगा ये तरीका आपको। जब आप पार्टनरशिप चैप्टर को पढ़ोगे तो ऐसे आपको 50 सवाल मिलेंगे जहां पर आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन रेशियो के लिए ये तरीका मेरी नज़रों में ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? समय खराब कर रहा है बहुत ज़्यादा। अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बात को समझो, इसको एक तरीका और देता हूं मैं आपको, सिंपल वे में समझना, बहुत शानदार तरीके से। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है कि 1/x 1/y 1/z बराबर है 2:3:5 के। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 1 के अपॉन में आएगी, x की वैल्यू निकालोगे तो 1 के अपॉन में आएगी, y की वैल्यू निकालोगे तो वो भी अपॉन में आएगी। और जब आपको वैल्यू कभी अपॉन में यानी कि बटे में मिल जाए तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको निकालना है x y z। यही तो निकालना है, हाँ या नहीं? तो आप गौर करना, मेरी बात को समझना, नहीं समझ में हमने करना, समझ। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये z की वैल्यू है। आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको छुपा लीजिए आप। मेरी बात समझना, मुझे x निकालना है तो मैंने x को छुपा लिया, बाकी दो का मल्टीपल कर दिया, ये 15 आ गया। मुझे y निकालना है, मैंने y को छुपा लिया, बाकी दो मल्टीपल कर दिया, ये 10 आ गया। और z निकालना है तो मैंने z को छुपा लिया, बाकी दो का गुणा कर दिया, 6 आ गया। और एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। और ये इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो और समझो, आराम से समझो। फिर से देखो सवाल एक और क्या कह रहा है आपके लिए। सवाल है आपके लिए कि x इक्वल टू है आपके लिए 1/3 के और y इक्वल टू है आपके लिए 1/2 z के और आपको x y z की वैल्यू निकालनी है। देखो फिर से समझो, मैंने कहा कि x बराबर है 1/3 y के और y बराबर है 1/2 z के। अगर मैं इस y को नीचे ले आऊं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? 1/3। और मैं अगर इस y के अपॉन में z को ले आऊं तो मुझे वैल्यू क्या मिलती है? 1/2, हाँ या नहीं? और मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है? मुझे निकालनी है x y z की वैल्यू, यही तो निकालनी है। अब आप गौर कीजिए, y इसमें भी है और y इसमें भी है, पर यहां पर y कितना है? 3 और यहां पर y कितना है? 1। तो मैं y को बराबर करना चाहता हूं। अगर मुझे y को बराबर करना तो यहां तो 3 है ही। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दूं तो मेरा y यहां पर भी 3 हो जाएगा, यहां पे 3 पहले से ही है, हाँ या नहीं?
ऐसा अगर आप कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आपके लिए x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, y की वैल्यू यहां से लो या यहां से लो, 3 ही आएगी, और z की वैल्यू क्या आएगी मेरे लिए, 6 आएगी। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? तो आपका जो आंसर होगा वो 1:3:6 होगा। बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुल मिला के उद्देश्य ये है हमारा कि जो 2 बार दिया गया है उसे आपको इक्वल करना है। ठीक है ना? समझ रहे बेटा मेरी बात को आप? बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत सहज तरीके से समझ सकते हैं आप। देखो फिर से देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। सवाल देखिए, देखो वो कह रहा है 2/3a बराबर है 75% b बराबर है 0.6 के सी के, और आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ या नहीं? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसको परसेंट को हटा दूं तो अपन में 100 लगा दूंगा, जब इसको काट दूंगा तो ये आपके लिए 3/4 हो 3/4 हो जाएगा नहीं। और अगर मैं ऊपर से दशमलव हटा दूं, ये दशमलव हटा दूं तो अपन में 1 लगा दूंगा, जितने अंक उतने 0 लग जाएगा, और ये भी कट जाएगा। तो आपने कहा 2 3 6 और 2 5 10, तो मुझे निकल के क्या आया, मेरे पास जो निकल के आया वो आया 2/3a बराबर है 3/4 b के और बराबर है 3/5 c के। यही निकल के आ रहा है मेरे पास। हाँ या नहीं? अब मुझे एबीसी की तो वैल्यू नहीं पता, तो एक काम कीजिए, पहले आप इस हिस्से पर काम कर लीजिए, इस हिस्से पे बड़े तकरीर के समझिए। मैंने क्या किया कि ए के बटे में मैं बी को ले आया, ए के बटे में बी आया तो 3/4 तो अपनी जगह पे ही है, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, और ये 2 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 8। क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? फिर से अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपके लिए इस हिस्से पे काम कर लेता हूं, इस हिस्से पे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? समझिए, मैं कह रहा हूं अब इस हिस्से पे काम कर लीजिए, इस हिस्से पे। तो मैंने क्या किया कि b के बटे में मैं c को ले आया, तो ये 4 ऊपर जाएगा 12 हो जाएगा, और 3 नीचे आएगा 15 आएगा। जैसा मैंने कहा कि अगर कोई संख्या सिंप्लीफाई हो रही तो उसे सिंप्लीफाई जरूर करना है आपको। तो आपने क्या किया कि इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। अब आप गौर कीजिए, आपको निकालना क्या है, एबीसी। अगर आपको एबीसी निकालना है तो यहाँ पर आपके पास बी की वैल्यू क्या है, 8 है, और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, 4 है। ऐसा नहीं हो सकता, अभी मैंने आपको बताया दोनों बार बराबर होना जरूरी है। तो यहाँ पर जब बी 8 है तो मैं यहाँ पर भी बी को 8 करने का प्रयास करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 का ऊपर और नीचे गुणा कर दूंगा। आप चाहो तो खाली जगह पड़ोसी घेर लेगा, उस तरीके को भी अप्लाई कर सकते हो, पर यह तरीका तेज है। तो आपने कहा सर ए की वैल्यू तो हमारे पास 9 ही रहने वाली है, अब बी की वैल्यू यहां से उठाओ या यहां से उठाओ, 8 ही रहने वाली है, और सी की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? और जो आपके लिए रेशियो आएगा वो 9:8:10 आएगा। बड़ी आसानी से सवाल हो सकते हैं रेशियो की। अगर आपको बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आगे वाले चैप्टर नहीं बनेगा, किस ना तो पार्टनरशिप कर पाओगे, ना रेशियो कर पाओगे, और ना ही आप एलिगेशन को कर पाओगे। और तुक्का मारने के लिए एक आपको यूनिट प्लेस देखना पड़ेगा, वहां भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? देखो सवाल समझते हैं फिर से एक और। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जब देखते हैं हम लोग व्यू तो आ रहे हैं, पर ना तो उस पर लाइक आ रहे हैं, ना कमेंट आ रहे हैं, और कुछ लोग तो हैं केवल वीडियो देख रहे हैं फ्री में, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो फ्री तो मत देखो कम से कम, है ना? बात समझिए, क्या कह रहा है वो आपसे? आपसे कह रहा है 3x बराबर है 5y बराबर है 4z के, और मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, xyz की। अच्छा समझो बात को, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल आपको नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम जैसे एलडीसी हो गया, आपका जेल पुलिस हो गया, एमपी कांस्टेबल हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, आप एसएससी स्टेनो हो गया, अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं कांस्टेबल के, उसमें देख लीजिए ऐसे सवाल नॉर्मली मिलते हैं आपको। तरीका क्या कहता है, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये कहता है कि मैं पहले सबको कुछ इन पर काम कर लूँ, इस हिस्से पर काम कर लूँ। एक तरीका ये कहता है, मेरी बात समझो, आपने कहा सर एक्स के बटे में वाई आ गया, तो हमारे पास सर 5/3 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ या नहीं? ठीक है। अब आपने कहा सर इस पे काम कर लेते हैं हम लोग, कि सर इस हिस्से पे काम कर लेते हैं हम लोग। हमने कहा सर y के बटे में z आ गया, तो सर ये 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर y कितना है, 3 है,
यहाँ पर y कितना है 4 है, मुझे y बराबर करना है। तो y बराबर कैसे हो सकता है कि अगर मैं इसमें 4 का गुणा कर दूं, इसमें मैं 3 का गुणा कर दूं, तो y यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना पड़ेगा, एक से गुणा करने तो होगा नहीं। तो यहाँ पर y 12 हो गया और यहाँ पर भी y 12 हो गया, बराबर हो गया, तो हमारी समस्या खत्म हो गई। तो आपके लिए x की वैल्यू क्या है 20 है, y की वैल्यू यहाँ से लो या यहाँ से लो, 12 ही मिलने वाली है। और आपके लिए z की वैल्यू क्या होगी 15 होगी। आपको आंसर मिल गया। लेकिन ये तरीका कहीं ना कहीं समय खराब कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? बात को समझिए। अच्छा, एक तरीका और हो सकता है क्या? देखो समझो, जितने संभावित तरीके वो सबको लेके चलो, क्योंकि कब किस तरीके की जरूरत पड़ जाए पता नहीं है। आपको पता है कि 3x बराबर है 5y बराबर है 4z के। क्या इन सब के बराबर में एक मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं। एक मानने में क्या दिक्कत है? तो आपने कहा सर 3x बराबर है 1 के, तो आपने कहा x बराबर आएगा 1/3 के। सर 5y भी बराबर है x के 1 के, तो आपने कहा सर y की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/5 आएगी। और 4z बराबर है 1 के, तो सर z की वैल्यू क्या आएगी? सर 1/4 आएगी। अब देखो फिर से, अभी मैंने आपको बताया था कि बटे में कितना है 3 है, बटे में कितना है 5 है, बटे में कितना है 4 है। एक ऐसी संख्या, अभी मैंने कहा कि अनुपात सब कभी बटे में नहीं हो सकता, एक ऐसी संख्या जो बटे में 3, बटे में 5, बटे में 4 सबसे कट जाए। तो आपने कहा सर 60 ले लो, तो आप सबका सब में 60 का गुणा कर दो, और गुणा करने का अनुपात समानुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कहा सर ये 20 आएगा, आपने कहा सर ये 12 आएगा, और आपने कहा सर ये 15 आएगा। और आपका एक्स वाई जेड का जो रेशियो आता है वो 20, 12 और 15 आता है। ये तरीका 20 समय खराब कर रहा है। तरीका अच्छा है, कमी नहीं है, लेकिन समय खराब कर रहा है। तो अगर समय ही तो बचाना है और करना क्या है, नहीं समझ में आ रही मेरी बात? आप इसको ऐसे ना देख के ऐसे देखो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, हाँ या नहीं? आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आप x को छुपा लो, y की वैल्यू निकालनी है तो y को छुपा लो, z की वैल्यू निकालनी है z को छुपा लो। अगर मुझे x की वैल्यू निकाले तो मैं x को छुपा लूंगा और मैं इसका इसमें गुणा कर दूंगा, मेरे पास वैल्यू आएगी 20। जिसको निकालना है उसको छुपा लो। y निकालना है, मैंने y को छुपा लिया, 3 का गुणा 4 में करोगे आपके लिए 12 आएगा। और z निकालना है, z को छुपा लोगे, 3 का गुणा 5 में करोगे आपके लिए 15 आएगा। और एक लाइन में आंसर हो सकता है, अगर आप ठीक से समझोगे तो बिना पेन और पेंसिल के कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो एक और सवाल क्या कह रहा है। आज के वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, आगे वाले सभी वीडियो मैं आपको पार्टिकुलर एक एक सेक्शन वाइज करवाऊंगा। जैसे आय व्यय के सवाल एक तरफ, इनकम के सवाल एक तरफ, रंग वाले सवाल एक तरफ, हीरे वाले सवाल एक तरफ। तो आप उसको लेके बेफिक्र रहिए। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं समझा तो आपके लिए आगे वाले सवाल बेकार हो जाते हैं पूरे के पूरे। ठीक है ना? देखो आपके पास है 5.5a बराबर 0.6b और आपको चाहिए a रेशियो b। अभी मैंने आपसे कहा था कि अनुपात कभी भी दशमलव में बटे में नहीं होगा, तो मैंने कहा ये है आपके लिए 5.5a और बराबर है 0.65b के। सही है ना? तो मैंने आपसे कहा कि क्या मैं a के बटे में b को ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हो सर। तो ये 0.65 है और अपॉन में क्या जाएगा 5.5 जाएगा। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर पॉइंट कितने अंक बाद है 2 अंक बाद, और यहाँ पे कितने बाद है 1 बाद। तो क्या मैं यहाँ पे 0 बढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। दशमलव का 0 बढ़ाए कोई फर्क नहीं पड़ता। दशमलव 2 अंक बाद है, दशमलव 2 अंक बाद, दशमलव से दशमलव कट गया और ये 0 आपके लिए बेकार हो गया। ठीक है ना? आप इसको 5 से काट लीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 5 से कटेगा 110 बार। आपके जो a रेशियो b की वैल्यू आती है वो 13:110 आती है। अब बात समझ पाए आप मेरी? क्लियर है सवाल? ठीक है ना? फिर देखिए, देखो थोड़ा सा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है सवाल, देखो जरा। देखो अभी मैंने आपसे कहा था जो जिगजैग वाला पैटर्न है वो a b c d तक भी काम कर जाता है, पर e आएगा तो बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए उस तरीके को हम फॉलो ना करके पड़ोसी घेरने वाला तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो e f g कितना भी चला जाए वहाँ तक जा सकते हो आप लोग। जैसे आपके पास क्या है, अगर आप कहो तो मैं उससे करवा दूंगा आपको, लेकिन गुणा करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसी तरीके को रखिए। देखो मैंने क्या किया कि a b c और d सबको साथ एक साथ रख लिया।
ठीक है। अब इसमें मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो 2 है और बी की वैल्यू 3 है। अब फिर से बी की वैल्यू कितनी है 9, तो बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू। अब फिर से सी की वैल्यू कितनी मेरे पास 14 है और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 15। जब आप गौर करेंगे तो आप देखिए इस पूरी लाइन में 2 जगह खाली है, इस लाइन में एक इधर खाली है और एक इधर खाली है और इस लाइन में इधर 2 जगह खाली है। और मैंने आपसे कहा था खाली जगह पर पड़ोसी कब्जा कर लेगा, वो जितना ज़्यादा फैल सकता है उतना ज़्यादा फैलेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा इस जगह पर इसने कब्जा कर लिया और जगह मिल गई और फैल गया, इस जगह पर यहाँ कब्जा कर लिया और यहाँ पर इसने कब्जा कर लिया और यहाँ पर 14 जहाँ तक फैल सकता था वहाँ तक फैल गया, ठीक है। अब आपको अभी मैंने कहा था कि गुणा बड़े हो जाएंगे अगर आप सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। तो आपने कहा सर 2 नाम 18, 18 14 गुणा बहुत बड़ा हो गया सर, 3 7 21, 21 का गुणा 15 में करना है कल ही से, तो कैसे करेंगे। तो मैंने आपको सिंपल वे में कहा कि अगर कोई संख्या सिंप्लीफाई हो रही है तो उसे सिंप्लीफाई जरूर कर ले। जैसे मैंने कहा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तरह का 9, हर घर में कोई ना कोई 3 से कट गया, ठीक है। और देखो आपने कहा सर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। एक बार में एक घर से एक ही संख्या काटना, ऐसा मत करना कि 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसी में 2 बार 2 लोगों को मार दो एक बार में, ऐसा मत करना, ठीक है। अब आपके लिए क्या हो रहा है, ये 2 3 6 और 6 दूनी 12, सर 1 9 9 और 9 दूनी 18, 1 एकम 1 और 1 से 14 और 1 एकम 1 और 15। आपका जो आंसर आता है वो आता है 12, 18, 14 और 15। बड़ी आसानी से निकल आया। तरीके और भी हो सकते हैं पर मुझे ये लगता है कि ये तरीका ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, आगे बढ़े। देखो अनुपात समानुपात कुछ भी नहीं है, केवल अगर आप समझ लें उसकी प्रॉपर्टीज को करना क्या है तो फिर सवाल बड़ी आसानी से सहजता से बनने लगते हैं। जैसे आपके पास सवाल है a रेशियो b बराबर है 3:4 के, b रेशियो c बराबर है 5:7 के और c रेशियो d बराबर है 8:9 के। आपको a और d निकालना है। अभी मैंने आपसे कहा था कि जितना पूछे उतना ही ज्ञान दो, जरूरत नहीं है फालतू बोलने की, उसकी जरूरत ही क्या है। तो आपने कहा सर a b c d रख लेते हैं, a b c और d सारे एक साथ रख लिए। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, फिर b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 7 है, फिर c की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू 9 है। मैंने आपसे कहा खाली जगह पड़ोसी गिर लेगा, हाँ या नहीं। तो आपने कहा सर खाली जगह पड़ोसी को कब्जा किया, सर 4 आ गया, यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ 7 आ गया, नहीं सर यहाँ 5 आ गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों जगह पे 8 आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी संख्या सिंप्लीफाई हो रहा है तो बिल्कुल करेंगे, आप नहीं भी करोगे गुणा कर सकते हो। 3 पंजे 15, 15 अट्ठे 120, 4 सत्ते 28, 28 नंबर पढ़ा नहीं आता, क्या करें। 20 तक तो राम राम कह के याद किए थे स्कूल में खड़े होके, है ना, मैडम ने खड़ा किया था कान पकड़ के, तब तो बड़ी मुश्किल में याद हुई। अब कैसे याद करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, अब तो पढ़ लोगे। देखो 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। अच्छा ए और डी निकालना है तो फिर बी और सी की जरूरत क्या है, 7 एकम 7 और 7 नाम 63। तो मेरे पास जो ए और डी आया, ए और जो डी आया वो आया है 30:63 के। पर सिंप्लीफाई जरूर कर लेना उसको। मैंने कहा 10 3 से काट लो, 3 से 10 बार और 3 से 21 बार और यही आपका आंसर होगा। अगर सिंप्लीफाई नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, फिर से देखो, है ना, हटा इसको। फिर से देखिए एक और सवाल, क्या कह रहा है सवाल। आपके पास है a रेशियो b, ए बी सी का रेशियो दिया है और आपको दिया है 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 33 के, और आपसे c की वैल्यू पूछी है। अच्छा सवाल है। जब भी आपसे किसी पार्टिकुलर वैल्यू पूछ दे, चाहे वो c पूछ दे, चाहे वो a पूछ दे, चाहे वो b पूछ दे, कुछ भी पूछ दे, तब आप सवाल कैसे करोगे। तब आप ये करना कि इनके साथ में x मान लो, नहीं मानोगे x तो भी हो जाएगा, लेकिन x मान लो शुरुआत के लिए। हम बाद में जब यूनिट करने लगेंगे तो ये चीज़ें बंद कर देंगे, लेकिन फिलहाल मान लीजिए बेसिक समझने के लिए। तो मैंने क्या किया कि a की वैल्यू मान ली 2x, b की वैल्यू 3x और c की वैल्यू मान ली 4x। क्लियर है, हाँ या नहीं। अब अगर मेरे पास a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 3x है और c की वैल्यू 4x है, मैं इसमें पुट कर देता हूँ।
पुट करने पे क्या होगा, मेरे पास आएगा 2, ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 2x है, प्लस सॉरी माइनस 3, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 3x है, और प्लस 4, सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4x है। समझ रहे हैं? और बराबर में कितने दिया बेटा 33 के। तो आपने कहा सर ये 4 है और ये 16 है, 16 और 4 20, और 20 में से 9 गए 11x, नहीं, और बराबर किसके 33 के, और x की वैल्यू क्या मिल के आती है मुझे 3। अगर मेरे पास x की वैल्यू 3 है और मुझसे उसने c पूछा है और c की वैल्यू मुझे क्या दी गई है 4x, तो इसमें मैं x बराबर है 3 के 3 का गुणा कर दूंगा तो मुझे 4 तिया 12 मिल जाएगी, और यही मेरा आंसर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा? जब भी कभी किसी की वैल्यू पूछ दे तो आप x जरूर मान लीजिए, फिलहाल तो x से कर ही लीजिए, बाद में जब यूनिट पे आएंगे तो हम इस चीज़ को छोड़ देंगे, फिलहाल बेसिक कंप्लीट कीजिए आप अपना, ठीक है ना? चलो फिर से देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा सवाल है, नहीं देखो बात को समझो, मैं आपको पूरा सवाल करके देता हूँ। अगर आपसे वैल्यू पूछी है सी की, अगर सी की वैल्यू पूछी है तो फिर आपसे मैंने कहा कि एक्स मान लीजिए, अगर किसी की वैल्यू पूछे तो एक्स जरूर मान लेना, हाँ या नहीं? तो मुझे पता है कि a प्लस बी बराबर है मेरा 6x के, b प्लस सी बराबर है मेरा 7x के, और c प्लस डी सॉरी c प्लस ए, माफी चाहूंगा, c प्लस ए बराबर है मेरा 8x के, हाँ या नहीं? फिर देखो जब मेरे पास यहाँ पर 2 बार a है, 2 बार b है, 2 बार c में जोड़ूंगा तो मेरे लिए आएगा 2a 2b और 2c बराबर आएगा 8 13 और 8 21x के, नहीं होगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर आता है 21x के, और इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने मुझे दी है, कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है उसने मुझे 14, तो मान रख लेते हैं, नहीं देखो फिर से, तो 2 गुणा 14 बराबर 21x के, मैंने कहा 7 से काट लेते हैं, 7 या 21 और 7 दूनी 14, तो आपके लिए x की वैल्यू क्या निकल के आती है कि 4 के बटे में 3 आएगा, आपके पास x की वैल्यू आ गई। आपसे उसने पूछा क्या है, c का मान पूछा है। अच्छा सोचो, जब मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर मेरा 14 के है और मुझसे c का मान पूछ रहा है, तो c के मान के लिए पहले मुझे a और b का मान पता होना जरूरी है। 3 लोग हैं ए बी सी, उन्होंने कहा कि हमारे पास 20 रुपए हैं, हमने सी से पूछा कि भाई सी के पास कितने हैं, वो कह रहा है मैं नहीं बता रहा, लेकिन ए और बी ने कह दिया कि यार 20 में से 15 तो हम दोनों के ही हैं, तो बचे 5 रुपए किसके हैं, सी के हैं, तू नहीं बता तो भी पता चल जाएगा हमें, हाँ या नहीं? तो जब तीनों कह रहे हैं हमारे पास 14 है और मुझे सी के पता करने हैं, तो पहले मैं ए प्लस बी का मान निकालता हूँ ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 6x, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6x, और x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 4/3, जब 3 से इसको सिंप्लीफाई करोगे 2, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 8, तो मेरे पास a प्लस बी की वैल्यू 8 आ गई, और 8 प्लस सी बराबर किसके 14 के, तो सी बराबर किसके आएगा माइनस में आएगा 6 के, और यही आपका आंसर होगा। एक अच्छा सवाल है, यूनिट से कर सकते हो पर फिलहाल बेसिक से कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और यूनिट से भी कोई बहुत ज़्यादा छोटा नहीं हो जाएगा, इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना? देखो फिर से बेटा, 1 घंटे का वीडियो हो, आधे घंटे का वीडियो हो या 15 मिनट का वीडियो हो, ना तो हमें फालतू बातें करनी है ना फालतू पंचायत, टोटल 1 घंटे में आपको कंटेंट ही मिलेगा कि मैं आया वीडियो बनाया, 15 मिनट इधर की बातें की, 15 मिनट उधर की बातें की, 1 घंटे का वीडियो, कंटेंट सिर्फ 15 मिनट का है, कोई मतलब नहीं है उससे। आएंगे वीडियो अगर मिलेगा तो पूरा कंटेंट ही होगा, इसीलिए कह रहा हूँ पूरा वीडियो देखना, स्किप मत करना, हर सवाल इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें लगता है अरे ये सवाल तो हमें आता है, लेकिन जैसे ही एग्जाम में वो दाढ़ी मूछ लगा के आता है हमें समझ में नहीं आता, सर ये आता तो था कर नहीं पाए, क्यों नहीं कर पाए, सर वो प्रैक्टिस नहीं करी उसकी, या समझा नहीं, या जिसको मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस था। तो ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार आते हुए सवाल हम गलत कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, सवालों को समझिए, ढंग से समझिए, है ना? देखो आपके पास है ए रेशियो बी, या मैं डायरेक्ट कर लूँ इसको, समझना मेरी बात को, आपके पास है कि ए बटे बी बराबर है 5/7 के, ठीक है ना? और आपको क्या दे रहा है c बटे डी, अभी मैंने कहा था कि अनुपात का मतलब बराबर होता है, भाग होता है, आपसे कह रहा है 2a/3b के, सही है ना? और हमें क्या चाहिए ac और bt,
क्या आप इतना समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि ए की वैल्यू तो आपके पास 5 पहले से है ना, और बी की वैल्यू तो 7 पहले से है ना, तो क्या मैं ए की वैल्यू 5 नहीं रख सकता हूँ, बी की वैल्यू 7 नहीं रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो जब मुझे पता है कि ए की वैल्यू 5 है तो मैंने ए की वैल्यू रख दी, और बी की वैल्यू मेरे पास 7 है तो मैंने बी की वैल्यू रख दी, तो मुझे यहाँ से मिलती है वैल्यू 10:21। अब मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है और डी की वैल्यू भी है। अगर सारी वैल्यू हो तो केवल आंसर तो निकालना है, तो वो ए सी कह रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी है 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है 10 है, तो मैंने कहा 5 गुणा 10 अनुपात बी डी कह रहा है, तो बी की वैल्यू कितनी है 7 है, और डी की वैल्यू कितनी है 21 है, तो मैंने कहा 7 गुणा 21, सही है ना। तो ये आपके लिए क्या हो गया 50:21 100, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147। 50:147 आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर समझिए, एक और सवाल करते हैं आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है, एक बार सीजीएल में आ चुका है ये। अच्छा सवाल, बात को समझना, अगर समझ में नहीं आए पूछ लेना, कोई दिक्कत आए तो बिल्कुल पूछें, पूछने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करना। इस बार आपको दिया है कि a बटे b बराबर है आपके b बटे c के, इसका मतलब तो यही होगा ना, नहीं। और आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है a पे 4 की घात बटे b पे 4 की घात, हाँ या नहीं? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? इसका अनुपात पूछा, आप ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख लो, a पे 4 और b पे 4, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो मुझे पता चलता है कि बी स्क्वायर बराबर आया ए सी के, हाँ या नहीं? आ गया ना। अगर बी स्क्वायर बराबर ए सी के है तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं? मैंने आपको पढ़ाया था, आधार समान है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और मैं इसको बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भाई ये फिर से वही आपके पास है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू तो अभी मैंने निकाली है ए सी, तो आपने कहा सर ये ए सी और इंटू में ए सी, तो ये आपके लिए ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर, और बराबर में क्या चल रहा है, आपने ए का ए में गुणा किया ए स्क्वायर हो गया, और सी का सी में गुणा किया सी स्क्वायर हो गया, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और यही आपसे पूछा है, एक बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल में आ चुका है, नॉर्मली एग्जाम में आपको मिलता है। देखें और समझें फिर से एक बार और, देखो बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। देखो क्या कह रहा है सवाल को समझने का प्रयास करें जरा, क्या कह रहा है। सवाल है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी ई अनुपात एफ बराबर है 1:2 के, यानी कि ये 1:2 सबका अनुपात है, और आपसे पूछ रहा है 3a + 5c + 7e रेशियो 3b + 5d + 7f। मेरी बात को सुनना, आपको a बटे b बराबर b बटे c बराबर c बटे d, और सबके, और सॉरी माफी चाहूंगा मैं, आपको दिया है a बटे b बराबर c बटे d बराबर E/F और बराबर 1/2 के, यही दिया है। आपसे पूछा है उसने 3a + 5c + 7e अपॉन में 3b + 5d + 7f। आप बटे में रखो या आमने सामने रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बटे का मतलब भी अनुपात ही होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि a अनुपात b, आप इसे a/b रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आपके पास a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू भी 2 है। तो जहाँ जहाँ मुझे a दिख रहा है वहाँ पे 1 रखूंगा, जहाँ c दिख रहा है वहाँ पे 1 रखूंगा, जहाँ e दिख रहा है वहाँ पे 1 रखूंगा, जहाँ b दिख रहा है वहाँ पे 2, जहाँ d दिख रहा है वहाँ पे 2, और जहाँ f दिख रहा है वहाँ पर भी 2 रखूंगा, हाँ या नहीं? तो मैंने कहा 3, a की वैल्यू मेरे पास 1 है प्लस 5, डायरेक्ट करते हैं क्या? कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू 1 है, तो 1 का सब में गुणा करोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, 3 + 5 + 7 ही बचेगा, प्लस नहीं। अच्छा,
बी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 2 है और एफ की वैल्यू 2 है, तो सब में 2 का गुणा हो रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, प्लस ये आपके क्या हो जाएगा 14। अब सबको जोड़ो या कॉमन लो, वो राम कथा लंबी है, तो ये 8 7 15, ठीक, और ये आपके लिए 14 6 20 और 10 30, काटोगे क्या आएगा 1/2 आएगा। इसको आप 1/2 भी पढ़ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा सवाल है। देखिए फिर से एक और, देखो कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मान रखना है, सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। देखो हाँ या नहीं, सॉल्यूशन करोगे, लंबी रामकथा पढ़ोगे, कोई जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। आपको एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है 3, वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल मान रखो। आपसे कहा है एक्स क्यू माइनस के वाई क्यू, फॉर्मूला मॉडल में खुलने की जरूरत नहीं है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो एक्स की वैल्यू है क्या आपके पास 3, तो 3 का क्यू 27, और वाई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यू 1 ही रहेगा, 3 का क्यू 27 और प्लस 1, तो आपके लिए क्या हो गया 26/28, काट लोगे 13/14, और यही आपका अनुपात होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? देखो एक और सवाल है हमारे पास, अच्छा सवाल है, देखो क्या कह रहा है सवाल। केवल मान रखना है, x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1, क्या होगा आपके लिए ये 3/5, और अनुपात कैसे रखोगे 3:5 रखोगे, यही आपका आंसर हो। बड़ी आसानी से सवाल हो जाएंगे अगर आप अनुपात समानुपात की प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं तो, वरना पूरा पहाड़ा पढ़ोगे, पूरा गुणा करोगे, कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूले खोलते घूमो, कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसको समझिए, अच्छा सवाल है, बहुत एग्जामों में आता है ये सवाल। क्या कह रहा है 12, 21 और 28 का चौथा अनुपात चाहिए। चौथा अनुपात क्या होता है, चतुर्थानुपाती बोलते हैं इसको, 4th रेशियो। तो आपने कहा सर 12:21, अब जब संख्याएं हैं ये 28 और चौथा अनुपात चाहिए, जो अनुपात पूछा जाएगा उसकी जगह पर हम x मान लेंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? जो अनुपात पूछा जाए, चौथा पूछा है तो चौथी जगह पर हमने x मान लिया। तो मैंने क्या कहा कि 12/21 बराबर 28/x। शुरुआत में बताया था कि अनुपात का मतलब भाग है और समानुपात का मतलब बराबर। अगर कट रहा है तो बिल्कुल काटो, सर 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 3 12, फिर कट रहा है 3 एकम 3 और 3 7 31, x ऊपर आएगा और 7 ऊपर जाएगा, क्या आएगा 49, और यही आपका आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? एक अच्छा सवाल है, एग्जाम में खूब आते हैं इस तरह के सवाल। आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है, सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा देंगे, जितने सवाल बन सकते हैं सब कराएंगे। देखो फिर से वही आपसे कह रहा है 12, 14 और 24 का चौथा अनुपात, फिर से पढ़ लीजिए। जो अनुपात पूछा जाए, जो अनुपात पूछा जाए उस जगह पर आप x मान लीजिए, ठीक है ना। तो आपने कहा सर 12/14 और बराबर में 24/x, आमने सामने काट सकते हो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, x ऊपर जाएगा 14 ऊपर जाएगा, तो x बराबर का है कि 28 के, यही आपका आंसर होगा। नहीं होगा क्या? एक और देखो, इसमें क्या पूछा है उसने, तीसरा अनुपात पूछा है। अगर इसमें तीसरा अनुपात पूछा है तो फिर से समझना, जिस जगह पर पूछा गया है उस जगह पर हम x मानेंगे, जिस जगह पर पूछा गया है उस जगह पर हम x मानेंगे। उसने कहा है 16 और 24 का तीसरा अनुपात, तीसरा अनुपात, तृतीय अनुपात, जिस जगह पर पूछा गया है उस जगह पर x मान लेंगे। अभी मैंने आपसे कहा कि अनुपात समानुपात बहुत आसान चैप्टर है अगर प्रॉपर्टीज पता है तो। अब इसमें क्या करें सर, तब तो 4 संख्या थी, एक दूसरे के बट्टे में रख दी। इसमें क्या, जब आपसे 3 संख्या दी है, जब आपको 3 संख्या दी जाए, ऐसी स्थिति में बीच वाली संख्या का इस्तेमाल हम 2 बार कर लेते हैं। मतलब समझिए, फिर से समझो, मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा 16/24 बराबर में, एक बार बटे में आ गया, अब इसके बटे में ये आ जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ एक बार 24 बटे में आ जाएगा, एक बार 24 के बटे में ये आ जाएगा, एक बार ये इसके बटे में आ जाएगा, एक बार इसके बटे में ये आ जाएगा, ठीक है ना। कट रहा है तो काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 एकम 2 और 2 से 12 बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे
x जाएगा ऊपर और 3 जाएगा ऊपर और 12 तिया 36। बात समझ में आई? दोबारा समझिए एक बार फिर से। मैंने कहा जब 3:3 संख्याएं होंगी तो इस संख्या का इस्तेमाल 2 बार होगा। कैसे होगा? एक बार 16 के बटे में 24 आ जाएगा बराबर एक बार 24 के बटे में x आ जाएगा। सही है ना? तो मैंने कहा 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। सामने भी काट सकते हो, 2 एकम 2 और 2 से 12 बार जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x आएगा इंटू में 1 के और ये जाएगा ऊपर और x की वैल्यू क्या आती है आपके पास? 36 आती है और वही आपका आंसर होगा। सभी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, आप बड़ी सहजता से समझिए। और वैसे भी ये बेसिक है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पता तो आगे चैप्टर चल ही नहीं पाएगा, आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एक सवाल और लेते हैं हम। इसमें क्या पूछा गया है? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? बीच वाला अनुपात। मध्यानुपाती का मतलब है बीच वाला अनुपात। क्या होगा देखो, उसने कहा 6 और 54 का मध्यानुपाती। अब मध्य का पूछा है तो बीच में x मानना पड़ेगा हमें, जहां पूछेगा वहां में x मानेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, मैंने आपसे कहा कि जब 3 संख्याएं हो तो बीच वाली संख्या का इस्तेमाल 2 बार होगा। क्या होगा कि एक बार तो 6 के बटे में x आ जाएगा और बराबर 1 के x के बटे में 54 आ जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये 324 के होगा। और आपको पता है कि इसका रूट क्या निकलेगा? इसका रूट निकलेगा 18। 18 का स्क्वायर 324 होता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? बहुत शानदार सवाल है और सिंपल है, बिल्कुल बेसिक। यकीन मानिए अगली बार मैं आपको जितने सवाल अच्छे बन सकते हैं अगले सारे सवाल करवाऊंगा, हर तरह का सवाल करवाऊंगा। कितना भी कठिन हो, कितना भी सरल हो, बड़ी सहजता से यूनिट बेस कराएंगे हम, ठीक है। आप साथ बने रहिए। फिर से कहूँगा, अगर समझ में आ रही है मेरी बातों को, केवल वीडियो देखना नहीं है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। निम्न में से कौन सा सही अनुपात है? सही अनुपात क्या होता है? देखो मैं समझाता हूँ आपको। अगर कहीं लिखा हुआ है A अनुपात B और C अनुपात D, बात समझना। जब आप इसको पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे A बटे B बराबर C बटे D, हाँ या नहीं? और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपके लिए आएगा AD बराबर BC के। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब समझ में आया कि अगर संख्याएं समानुपाती हैं, अगर संख्याएं समानुपाती हैं तो पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा बराबर होता है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के। बात को समझिए, पहली संख्या और चौथी संख्या का गुणा, पहली और चौथी का गुणा बराबर होगा दूसरी और तीसरी के। या मैं आपसे कहूं कि इतनी लंबी रामकथा ना पढ़ें आप, इतनी लंबी रामकथा ना पढ़ें आप, तो आप कहेंगे सर पहली और चौथी का गुणा बराबर होता है दूसरी और तीसरी के। यहीं से डायरेक्ट कर लीजिए इस चीज को। अगर ऐसा संभव है या ऐसा किसी सवाल में हो रहा है तो वो समानुपाती हैं, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो समानुपाती नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर से समझिए। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? इस स्थिति में जब आप देखेंगे सवाल को, ऑप्शन से देखिए, वैसे कर नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा कि पहला ऑप्शन लिया 12 गुणे 12 144 बराबर 16 नंबर 144, और पहला ही अनुपात मेरा बराबर हो गया और यही मेरा आंसर होगा। किसी और का करके देख लीजिए। आपने कहा 13 चौके 52 और 11 पंजे 55, ये बराबर नहीं हो रहा है। आपने कहा इस ऑप्शन में कि 3 पंजे 15 और 2 पंजे 10 बराबर नहीं हो रहा है। पहला और चौथा बराबर होगा दूसरे और तीसरे के। पहली और चौथी संख्या का गुणा बराबर होगा दूसरी और तीसरी के। अगर ये हो रहा है तो वो सही अनुपाती है। जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस 0 आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस 5 आएगा और ये भी बराबर नहीं हो रहा है। यूनिट प्लेस से भी आप चेक कर सकते हैं और यूनिट प्लेस मैंने आपको पढ़ाई है पहले वीडियो में। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा अनुरोध है उन वीडियो को एक बार देख लीजिए। आज के लिए इतनी ही क्लास करेंगे, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा सवाल लिए तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे वाली सारे सवाल करवाऊंगा। अगर मेरी बातें समझ में आई हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।